नमस्कार दोस्तों, झाजी स्टडी IQ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पर चल रहे हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में द्वंद्व समास को देखा था। द्वंद्व समास के पहले नियमों को अर्थात पहले भेदों को देखा था। अब हम लोग चलते हैं द्वंद्व समास के दूसरे भेदों पर। ठीक है, उसका जो दूसरा नियम अर्थात भेद कहता है, जिसमें पहला है समाहार। समाहार द्वंद्व क्या है? समाहार द्वंद्व है, जिसमें आपको यह कहता है कि समाहार द्वंद्व में दो या दो से अधिक संज्ञा शब्दों को चौ से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? चौ से जोड़ा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, दो या दो से अधिक संज्ञा शब्दों को चौ से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? चौ से जोड़ा जाता है, किंतु समाहार का भी अर्थ प्रकट होता है उसमें। अब जब चौ से जोड़ा जाता है और समाहार का भी अर्थ प्रकट होता है, और यह समस्त पद जो रहते हैं अर्थात दो पदों को एक साथ जब हम जोड़ेंगे, वह जो समस्त पद होगा वह सदा क्लीब लिंग में रहेगा। किस में रहेगा? क्लीब लिंग में रहेगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दो या दो से अधिक संज्ञा शब्दों को किससे जोड़ा जाता है? चौ से जोड़ा जाता है। चौ से जोड़ा जाता है। ठीक है, चौ से जोड़ा जाता है। उसके बाद कहता है किंतु समाहार का अर्थ प्रकट होता है। अर्थ प्रकट होता है। समाहार का अर्थ प्रकट होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों को, संज्ञा शब्दों को, अन्य शब्दों को नहीं, संज्ञा शब्दों को चौ से जोड़ा जाएगा, तो स्वाभाविक है उसका जो समाहार होगा वह उसके अर्थों में प्रकट होगा। समाहार का अर्थ प्रकट होता है और समस्त पद सदा किस में रहेंगे? क्लीब लिंग में रहेंगे। किस में रहेंगे? क्लीब लिंग में रहेंगे। क्लीब लिंग में रहता है। क्लीब लिंग में रहता है। अब उदाहरण के तौर पर हम इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है पानी च पादव च, अर्थात ये दोनों संज्ञा शब्द है। पानी और पादव दोनों संज्ञा शब्द है। इस दोनों को किससे जोड़ा गया है? चौ से जोड़ा गया है। और जब यह समस्त पद बनकर आएगा पानी पादव, जो यह समस्त पद किसमें प्रकट होगा? क्लीब लिंग में होगा। किसमें होगा? क्लीब लिंग में रहता है। ठीक है, तो यह हो जाता है आपका कौन सा द्वंद्व, कौन सा समास? समाहार द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है? समाहार द्वंद्व समास। अब इसका दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। इसका जो दूसरा नियम होता है वह भी बिल्कुल ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब समाहार द्वंद्व का पहला नियम कहता है द्वंद्वश्च प्राणितुल्य सेनांगानाम। द्वंद्वश्च प्राणितुल्य सेनांगानाम, अर्थात इसका मतलब हम आपको कह सकते हैं कि प्राणी अर्थात अंगवाचक शब्द में, अंगवाचक शब्द का प्रयोग, अंगवाचक शब्द में तुल्य अर्थात बाजा तथा सेना के अंगवाचक शब्दों में समाहार द्वंद्व होता है। अर्थात इसी के जैसा हमने समाहार द्वंद्व का बताया, पानी चौ पादव चौ, अर्थात दोनों संज्ञा शब्द को चौ से जोड़ा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तो दोनों संज्ञा शब्दों को किससे जोड़ा जाता है? चौ से जोड़ा जाता है। यहां भी उसी प्रकार है। कहता है दंताश्च ओष्ठौश्च, ये अंगवाचक है। ये प्राणी के अंगवाचक में प्रयोग किया जाता है। दंताश्च ओष्ठौच क्या है? दंताश्च ओष्ठौच, जो बनकर आपका क्या आ जाता है? दंतौष्ठम क्या हो जाता है? दंतौष्ठम। यह हो गया प्राणी के अंगवाचक में। अब सेना का कहा जाए, अगर सेना के अंग में, अब सेना कहीं जाता है तो सेना का अंग क्या होता है? उसका रथ और घोड़ा। सेना का अंग वही कहलाता है, उसका रथ और घोड़ा सेना का अंग होता है। ठीक है, तो रथिकाश्च अश्वरोहाश्च, अर्थात यहां भी चौ है और यहां भी चौ है। इसका मतलब ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब क्या है? कौन सा शब्द है ये? संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है ये? संज्ञा शब्द है, जो आपका बनकर क्या आ जाता है? रतिकाश्वरोहम, जो बनकर आपका आता है क्या?
रथिकाश्वरोहम। क्या होता है आपका? रथिकाश्वरोहम। इसको एक बार और समझ लीजिए, यह है आपका द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगा नाम, अर्थात द्वंद्व समास में जो समाहार होगा, इसका जो शब्द का जो समाहार होगा वह प्राणी के अंगवाचक में और सेना के अंग में। तो प्राणी का अंग हमने देख लिया, दांत और ओष्ठ, या प्राणी का अर्थात हमारा आपका अंग है। अब जब सेना है तो सेना का अंग क्या कहलाएगा? सेना का अंग हो जाएगा उसका रथ और उसका घोड़ा, रथ और उसका घोड़ा, क्योंकि उसी पर वह निर्भर रहता है। ठीक है, तो यह दोनों शब्द संज्ञा है जो बनकर आता है आपका रथिकाश्वरोहम। दोनों संज्ञा शब्दों को किससे जोड़ा गया है? चौ से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? चौ से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे नियम पर। इसके दूसरे नियम पर, जो इसका दूसरा नियम कहता है आपका विशिष्ट लिंगो नवदेशो आग्रामः। नवदेशो विशिष्ट लिंगो नवदेशो अग्रामा। क्या है आपका? देख लेते हैं यहां पर। विशिष्ट लिंगो नवदेशो अग्रामा। यह है आपका इसका दूसरा नियम। किसका? द्वंद्व समास के दूसरे भेद समाहार द्वंद्व का दूसरा नियम क्या? विशिष्ट लिंगो नवदेशो अग्रामा। ठीक है, अब इसमें कहता है लिंग भेद रहने पर नदीवाचक जो शब्द होता है, नदीवाचक पद या कहते हैं पद या शब्दों में समाहार द्वंद्व होता है। लिंग भेद रहने पर लिख लेते हैं हम यहां पर। लिंग भेद रहने पर नदीवाचक पद में समाहार द्वंद्व होता है। समाहार द्वंद्व होता है। कौन सा द्वंद्व होता है? कौन सा समास होता है? समाहार द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अब इसमें भी जोड़ा जाता है। क्या? दो संज्ञा शब्दों को आपस में जोड़कर एक समस्त पद बनाया जाता है। अर्थात दो संज्ञा शब्दों को कौन से शब्द से जोड़ा जाता है? चौ से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? चौ से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं गंगाश्च सोनश्च। गंगाश्च सोनश्च, उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम। गंगाश्च सोनश्च। कौन सा शब्द है हमारा? गंगाश्च सोनश्च, जो आपका क्या बन के आता है? गंगा शोषणम। क्या बन के आता है? गंगा शोषणम। ठीक है, गंगा शोषणम। यहां पर गंगा यह भी है और सोन, गंगा और सोन ये दोनों नदी का नाम है। गंगा नदी और सोन नदी। ठीक है, तो ये दोनों संज्ञा शब्द है। क्या है? दोनों संज्ञा शब्द है। कौन से शब्द है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो इस दोनों को भी चौ से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? चौ से जोड़ा गया है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। अर्थात विशिष्ट लिंग, अर्थात लिंग भेद जहां रहता है, लिंग भेद यहाँ पर कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अर्थात लिंग भेद रहने पर नदीवाचक शब्द लिंग भेद, अर्थात अलग अलग लिंग, गंगा स्त्रीलिंग है, सोन पुल्लिंग है। ठीक है, तो लिंग भेद रहने पर नदीवाचक पद कौन से समास में जाएगा? समाहार द्वंद्व में जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने देख लिया गंगाश्च सोनश्च। अब एक चीज और हम देखते हैं कि लिंग भेद न रहने पर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? समाहार द्वंद्व नहीं रहता है। उसमें हम संज्ञा शब्द को नहीं जोड़ते। अब जैसे गंगा च यमुना च, अर्थात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भी स्त्रीलिंग है, यह भी स्त्रीलिंग है तो संज्ञा, लेकिन दोनों स्त्रीलिंग है। यहाँ पर क्या है? लिंग भेद रहने पर। लेकिन जहां लिंग भेद नहीं रहेगा वहां समाहार द्वंद्व नहीं होगा, जो क्या बन जाएगा आपका? गंगा यमुने। ठीक है, दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों पद अलग अलग ही रहेंगे। अब इसको हम समस्त पद ही कहेंगे, लेकिन यह दोनों समस्त पद भी एक दूसरे से अलग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिंग भेद नहीं है, दोनों एक ही लिंग के हैं।
दोनों एक ही लिंग के हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर चौ के साथ इसको नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नियम, देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है हमारा। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम कहता है ये शाम च विरोध शाश्वती का, अर्थात जो जंतु या जीव या मनुष्य जो हम कहते हैं वह अगर विरोधी स्वभाव का रहता है, विरोधी स्वभाव का होता है, तब हम उसमें समाहार द्वंद का प्रयोग करते हैं। यहां पर पहले ही लिखा हुआ ये शाम च विरोध शाश्वती का, अर्थात जो जंतु विरोधी स्वभाव का होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, समाहार द्वंद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं जो जंतु विरोधी स्वभाव के होते हैं, स्वभाव के होते हैं उनमें समाहार द्वंद होता है, समाहार द्वंद होता है। अब उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं अहिश्च, अहिरस्व या अहिश्च हम कह सकते हैं। ठीक है, अहिश्च नकुलश्च, अहिश्च नकुलश्च। अब यहां पर देखिए ये दोनों जो है विरोधी स्वभाव के, यह दोनों यहां पर इसमें क्या दिया गया है, विरोधी स्वभाव का दिया गया है, जो होता है आपका अहि नकुलम, अहि नकुलम। अब जंतु के ऊपर अगर हम चलते हैं, जंतु के ऊपर हम देखेंगे तो मर्जारश्च मूसिकाश्च, ठीक है, मर्जारश्च और मूसिकाश्च। जो आपका क्या बन के आता है, मर्जारम मूसिकम, मर्जारम मूसिकम क्या होता है, मर्जारम मूसिकम। अर्थात इसमें यह जंतु जो विरोधी स्वभाव के हैं, यह जंतु जो है किसके कैसे स्वभाव के हैं, विरोधी स्वभाव के हैं, इसलिए इसमें समाहार द्वंद का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, समाहार द्वंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया हो, क्योंकि यह जो है बहुत आसान है। द्वंद्व समास का दूसरे भी जो समाहार द्वंद उसके जो नियम बताए जा रहे हैं वह सभी बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे इसके चौथे नियम पर। हम देखते हैं कि ये समाहार द्वंद का चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम यह कहता है क्षुद्र अर्थात छोटे, क्षुद्र जीववाचक पद में समाहार द्वंद होता है। कौन से में, क्षुद्र अर्थात छोटे जो जीव होते हैं, क्षुद्र जीव वाले पद में समाहार द्वंद होते हैं। क्षुद्र जो छोटे जीव है, एकदम छोटे छोटे जीव है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं युकाच। अब कहिएगा युका मतलब क्या होता है, युका मतलब होता है जू, बाल में जो होता है जू वो होता है युकाच। लिच्छाच, लिच्छाच, लिच्छा मतलब क्या होता है, लीख, वही जीव का जो छोटा प्राणी होता है लीख। युकाच लिच्छाच, ये दो शब्द हैं, ये छोटे जीव हैं। युकाच और लिच्छाच ये छोटे जीव हैं। कौन से हैं, छोटे जीव हैं, जो आपको बनाता युका लिच्छम, युका लिच्छम। यह सभी संज्ञा है, जिसमें जान है संज्ञा है, नाम है किसी का वह संज्ञा है। तो यहां पर देख लेते हैं युकाच अर्थात दोनों जीव है, अर्थात ये दोनों संज्ञा है। दोनों संज्ञा शब्द को किससे जोड़ा गया है, चौ से जोड़ा गया है। ठीक है, युका लिच्छम, कितना आसान था ये। समाहार द्वंद जो है, द्वंद समास के चौथे भेद जो है, समाहार दूसरे भेद के चौथा नियम बहुत आसान है। अब इसी का पांचवा नियम देखते हैं हम। पांचवा नियम इससे भी आसान है, पांचवा नियम इससे भी आसान है। वह क्या कहता है, कहता है विभिन्न लिंग वाले नगरों के नाम में, विभिन्न लिंग वाले नगरों के नाम में, विभिन्न लिंग वाले नगरों के नाम में समाहार द्वंद होता है। कौन सा, समाहार
द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है। अब जब अलग अलग नगर रहेगा तो लिंग भी अलग अलग होंगे, लिंग भी अलग अलग होंगे। जैसे मथुरा च, उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, मथुरा च पाटलिपुत्रम च, पाटलिपुत्रम च क्या है, मथुरा च पाटलिपुत्रश्च, सॉरी पाटलिपुत्रश्च। ठीक है, अब देखिए मथुरा और पाटलिपुत्र, ये आपको आ जाता है पुल्लिंग में, ये आ जाता है आपका स्त्रीलिंग में। ठीक है, अर्थात है तो दोनों संज्ञा शब्द, लेकिन विभिन्न लिंग वाले, अलग अलग लिंग के हैं, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग, लेकिन दोनों पद क्या है, संज्ञा है। क्या है, दोनों पद संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। जो आपका क्या आता है, मथुरा पाटलिपुत्रम, मथुरा पाटलिपुत्रम, मथुरा पाटलिपुत्रम। विभिन्न लिंग वाले नगर में भी क्या आ जाता है, वही समाहार द्वंद्व होता है। इसका छठा नियम, छठा नियम कहता है, छठा नियम कहता है अचेतन पदार्थवाचक शब्द में, अचेतन जिसमें चेतना ना हो, जिसमें चेतना ना हो, अचेतन पदार्थवाचक शब्द में, अचेतन पदार्थवाचक शब्द में समाहार द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है। अब जिसमें चेतना ना हो, अब उसमें भी हम देखते हैं कि क्या कहता है, समाहार द्वंद्व होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं गोधूमश्च चनकश्च, गोधूमश्च चनकश्च, गोधूमश्च और चनकश्च। गोधू, गोधू मतलब गेहूं, चनकस चना। ठीक है, अचेतन, ये सभी बिना चेतना वाले पद हैं। ठीक है, गोधूमश्च और चनकश्च, जो आपको बनकर के आता है गोधूम चनकम, गोधूम चनकम, गोधूम चनकम बन के आपका आता है। ठीक है, क्या बन के आता है, गोधूम चनकम। तो हमने देखा यहाँ पर द्वंद्व समास के दूसरे भेद के 6 नियमों को देखा। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान था। क्या था, बिल्कुल ही आसान था। अब इसका द्वंद्व समास का तीसरा भेद, द्वंद्व समास का तीसरा भेद जिसे कहते हैं एक शेष द्वंद्व। क्या कहते हैं, एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व। अब एक शेष द्वंद्व क्या है, कहता है एक विभक्ति युक्त, एक विभक्ति युक्त दो या दो से अधिक पदों में जब केवल एक शेष अवशिष्ट रह जाता है। एक विभक्ति युक्त, कितने, एक विभक्ति युक्त होंगे, एक विभक्ति युक्त, अर्थात जो दो पद होगा वह दोनों पदों में एक ही विभक्ति होगी। एक विभक्ति युक्त, एक विभक्ति युक्त दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों में, पदों में जब केवल एक शेष, एक शेष एक शेष अवशिष्ट रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, अवशिष्ट रह जाते हैं, अवशिष्ट रह जाता है, एक शेष अवशिष्ट रह जाता है, तब वह क्या कहलाता है, एक देश द्वंद्व समास। तब वह क्या होता है, तब वह एक शेष द्वंद्व होता है, एक शेष द्वंद्व होता है। तो हमने देख लिया, जब दो या दो से अधिक विभक्ति, दो या दो से अधिक पदों में एक ही विभक्ति से युक्त होगा और वह एक शेष अवशिष्ट बच जाता है उसका, तब उसे हम क्या कहते हैं, एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। अब कुछ व्याकरण में इस समास को
नहीं माना जाता, इसे समास नहीं माना जाता। बहुत सारे आप जूनियर क्लास के देखिएगा या ऐसे हायर क्लास के देखिएगा तो क्या होगा कि इसे इस एक से इस द्वंद्व को समास नहीं माना जाता है। ठीक है, समास नहीं माना जाता। अब जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर हम एक आपको पद, ऐसा पद दिखाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा। देखिए रामश्च रामश्च, रामश्च रामश्च। अब दोनों पद, दो पद तो अलग अलग है, दोनों पद अलग अलग है, दो पद है, लेकिन दोनों पदों में विभक्ति एक समान है। क्या है? एक समान है, जो आपको बनकर, अर्थात राम दो हो गया, यहां पर विभक्ति एक ही लेकिन दो हो गया, जो बनकर आ जाता है आपका क्या? रामो, द्विवचन में चला जाता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में चला जाता है रामो। अब इसका एक चीज और देखते हैं, माता च पिता च, माता च पिता च, अर्थात इस दोनों में एक ही विभक्ति है। क्या है? एक ही विभक्ति है। ठीक है, जो आपको बनकर आता है माता पितरो, माता पितरो, विभक्ति एक ही है, विभक्ति आपका यहाँ पर एक ही विभक्ति है, लेकिन अब जब एक शेष अवशिष्ट रह जाता है, एक शेष अवशिष्ट रह जाता है, तब वह समाहार द्वंद्व हो जाता है। कौन सा हो जाता है? समाहार द्वंद्व हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा द्वंद्व समास का तीसरा भेद, द्वंद्व समास का तीसरा भेद। अब हम लोग चलते हैं द्वंद्व समास के चौथे भेद पर। देखिए द्वंद्व समास का अंतिम और चौथा नियम कहता है पुमान स्त्रिया, पुमान स्त्रिया। इसमें कहता है स्त्री और पुरुष अगर साथ में समास होते हैं, स्त्री और पुरुष अगर साथ समास में होते हैं तो पुरुषवाची शब्द जो है वह शेष रह जाता है, पुरुषवाची शेष रह जाता है, और बाद बाकी जो बचता है स्त्री वाला वह क्या हो जाता है? हट जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं ब्राह्मणश्च, ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च, ब्राह्मणी च, अर्थात यहाँ पर पुरुष भी है और स्त्री भी है, पुरुष भी है और स्त्री भी है, तो इसमें आपको हो जाता है ब्राह्मणो, ब्राह्मणो, क्योंकि यहाँ पर पुरुषवाचक से पुरुषवाची शब्द अवशिष्ट रह जाता है और बाद बाकी स्त्रीवाचक जो शब्द है वह हट जाता है, इसीलिए यह इसे यहाँ पर कहते हैं पुमान स्त्रिया। क्या है? पुमान स्त्रिया। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि स्त्री और पुरुष का समास अगर साथ में रहता है तो स्त्रीवाचक शब्द जो होता है वो हट जाता है और पुरुषवाची शब्द पद अवशिष्ट रह जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा द्वंद्व समास का चौथा नियम। इसका अगर एक और उदाहरण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं, कुक्कुटश्च कुक्कुटी च, कुक्कुटश्च कुक्कुटी च, जो हो जाता है क्या? कुक्कुटो, क्या हो जाता है? कुक्कुटो। ठीक है, तो ये इसी के उदाहरण दिए गए हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे द्वंद्व समास के चारों भेदों को। बिल्कुल ही आसान था ये, और आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग जमकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम तो आपका होना ही होना है, ये तो निश्चित ही है। अगर आप लोग कहीं सोच रहे होंगे कि बिना एग्जाम दिए इस लॉकडाउन में सरकार ने ऐसा घोषणा किया कि प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि जितने भी बोर्ड एग्जाम है वह सभी एग्जाम लिए जाएंगे, चाहे वो सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो। यह व्याकरण दोनों के लिए एक समान होता है। तो आप सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के छात्रों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जम के पढ़ाई कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके अलावा और जो दोस्त आपके हैं वो नहीं जानते होंगे तो उन तक भी हमारा यह वीडियो पहुंचेगा। धन्यवाद।